हेलो एवरीवन, दिस इज़ सागर फ्रॉम तेज। आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ जाके देखें। और आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 में रेजिस्टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था और ओम्स लॉ की इक्वेशन आ रही थी V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो ये R वर्ड जो है यहाँ पे R इज स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप किसी सर्किट में करंट फ्लो कराते हो तो वो किसी ना किसी पोटेंशियल की वजह से आता है। और ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है और उसका नाम है रेजिस्टेंस। अब ये पढ़ने वाले हम कि आज की रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस होता है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इट इज़ अ measure of opposition to the current flow in an electrical circuit। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को हम ओमिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मीजर है, मतलब ये बताता है कि कितना करंट, मतलब कोई भी कंडक्टर कि कितना अपोज कर रहा है करंट को, मतलब करंट को रोकने की कितनी कोशिश कर रहा है, उसकी मीजर को हम क्या देते हैं? रेजिस्टेंस। और इसकी SI यूनिट बनती है, इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज ओम। इसकी SI यूनिट होती है ओम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा साइन से। इस साइन को हम ओमेगा कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ अ मीजर ऑफ अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको ओमिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। और इसकी SI यूनिट है ओम। इसके कहने का मतलब बस ये था कि कोई भी कंडक्टर करंट को कितना अपोज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और कोई सा भी कंडक्टर हो, करंट को वो रोकता ही रोकता है, मतलब अपोज करता है, भले ही थोड़ा सा करे बट वो रोकने की कोशिश पूरी करता है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर की ही बात करें, कंडक्टर और इंसुलेटर्स की ही बात करें, तो अगर हम कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करें तो कंडक्टर करंट को फ्लो करा देता है, यानी उसका कहने का मतलब ये होगा कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और इंसुलेटर्स में करंट नहीं फ्लो हो पाता, यानी बैड कंडक्टर्स होते हैं, तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी। यानी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। तो रेजिस्टेंस आपने ये सब पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस होता है क्या। रेजिस्टेंस असल में क्या होता है कि करंट को कितना अपोज कर रहा है कोई भी कंडक्टर या इंसुलेटर, मतलब कोई भी मटेरियल करंट को कितना अपोज कर रहा है, हिंडर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है ना। तो आज वो पढ़ने वाले हम कि फैक्टर मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और वो भी डायरेक्टली। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे
वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लेंथ आप घटाते जाओगे रेजिस्टेंस आपका घटता जाएगा। ये तो हुई बात लेंथ की, मतलब कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर की अपनी अपनी लेंथ होगी और अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस कंडक्टर की अपनी लेंथ है L और इसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कैपिटल A। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी आप अगर लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेंथ अगर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा। इसके अलावा एक और है एरिया। रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है इन्वर्सली, यानी अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्टली एरिया घट जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके के आएगा, रेजिस्टेंस L/A के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है विच इज़ रो, यानी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, रो है। इसको हम बोल देते हैं रो, RHO। इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसे हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, मतलब वो कंडक्टर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। यानी रेजिस्टिविटी, अब आप पूछोगे ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, चलिए रेजिस्टिविटी देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी इट इज द property of a conductor, property of a conductor to resist या हिंडर कह लो, हिंडर द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट। यानी रेजिस्टिविटी हर कंडक्टर की, हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को कितना रोक सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जिसको डिनोट हम किससे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। और ये रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना तो एरिया पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी सबकी कॉमन होती है, मतलब फिक्स रहती है। रेजिस्टिविटी अगर आप एक शॉर्ट नोट में लिखना चाहते हो कि रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, हर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। रेजिस्टिविटी doesn't depends on length and area of the conductor। अब हमने पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ हमने पढ़ ली कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी हर कंडक्टर की फिक्स होती है, वो उसके लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, बट रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी हर कंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को कितना रोक सकता है। और अगर आप बात करें कि रेजिस्टिविटी की SI यूनिट कितनी होती है, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, तो आप रेजिस्टिविटी ऑफ मतलब SI यूनिट को आप इसकी डेराइव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि R इज इक्वल्स टू रो L/A फॉर्मूला होता है। आपको क्या चाहिए, रो, यानी रो कितना आएगा, R इंटू A/L। और R की SI यूनिट होती है ओम, एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर। इस मीटर से ये स्क्वायर गया, यानी आंसर क्या आया आपका, ओम मीटर। यानी रेजिस्टिविटी की SI यूनिट होती है ओम मीटर। तो हमने रेजिस्टिविटी की SI यूनिट भी डेराइव कर ली। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस एक तरह का डिवाइस हो गया, यानी हर कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। यानी रेजिस्टेंस को आप
किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हो किसी भी सर्किट में। तो दो तरीके होते हैं रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में अप्लाई करने के, विच इज़ इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन में क्या क्या फॉर्मूला डेराइव होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सर्किट में रजिस्टर्स को लगाने के दो तरीके होते हैं, यानी कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे सीरीज में लगा सकते हो या तो पैरेलल में लगा सकते हो। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में रजिस्टर्स का क्या फॉर्मूला डेराइव होता है, रजिस्टर्स इन सीरीज। तो हम पहले एक सर्किट एज्यूम करेंगे। हम सर्किट एज्यूम करेंगे कि किसी भी सर्किट में, किसी एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में मतलब एक के बाद एक लगे पड़े हैं, एक के बाद एक लगे पड़े हैं। तो ये कुछ रजिस्टर्स हो गए, मैं 3 ही रजिस्टर्स एज्यूम कर रहा हूँ, और ये हो गई हमारी बैटरी, ये हो गया हमारा स्विच, और ये हमने इसे कर दिया जॉइन। मान लो इस फर्स्ट वाले का रजिस्टेंस R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और जैसे ही ये की क्लोज होगी वैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगा। और सीरीज रजिस्टर्स में और पैरेलल रजिस्टर्स में एक बात नोट करने वाली होगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज रजिस्टर में, यानी सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, करंट सेम रहता है, और डिफरेंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है हमारा वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट रहेगा, लेकिन हमारा करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी सीरीज में जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस सेम रहता है, यानी सीरीज में करंट सेम रहता है। अब करंट सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है, यानी इसकी अपनी वोल्टेज आएगी V1, इसकी अपनी वोल्टेज आएगी V2, इसकी अपनी वोल्टेज आएगी V3, यानी और इस बैटरी का पोटेंशियल है कैपिटल V। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, इन टोटल पोटेंशियल की वैल्यू इस टोटल बैटरी की पोटेंशियल के इक्वल आएगी। यानी मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल V इन सीरीज, ये सीरीज में है ना, यानी V1 ये किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। ऐसी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसी के हिसाब से पोटेंशियल भी ऐड हो जाएंगे। तो यानी, और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है ओम्स लॉ का, विच इज V इज इक्वल्स टू IR, यानी मैं V की जगह IR पुट कर सकता हूँ। इसका फॉर्मूला बन जाएगा IR इंटू S, ये बन जाएगा IR1, ये बन जाएगा IR2, ये बन जाएगा IR3। और अब ये आप बोलोगे कि इसमें करंट I1, I2, I3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि करंट हमारा सेम है। अब करंट सेम है तो I1, I2, I3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको I से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे I, इस जगह पे I, और जैसे ही कॉमन लेंगे आप ये दोनों कट जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये IRS होगा, और यहाँ से मैंने करंट कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस करंट से ये करंट कैंसिल, यानी R सीरीज़ का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यानी रजिस्टर सीरीज़ में ऐड होते हैं, यानी रजिस्टर सीरीज़ में ऐड होते हैं, यानी सीरीज़ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, मतलब जितने रेजिस्टेंस लगे हों। और एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि मतलब डेराइव करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि डेराइव दी, तो ये हो गया हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला विच इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने रेजिस्टेंस होंगे वो सारे ऐड होते जाएंगे। अब सेकंड सिचुएशन है हमारी क्या, पैरेलल की। सेकंड है रजिस्टर्स इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलली हमने अटैच कर रखे हैं सारे के सारे रजिस्टर्स। अब उसका क्या फॉर्मूला आएगा, तो एक सर्किट फिर से अज्यूम करते हैं हम, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है, और ये सारे के सारे कैसे अटैच है,
ये सारे आपस में पैरेलली अटैच्ड है। और ये हो गई हमारी बैटरी, ये हो गया हमारा स्विच, और इसको कर दिया हमने ज्वाइन। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। अब यहाँ ये पोटेंशियल V है। अब यहाँ से जैसे ही करंट जाएगा, यहाँ से करंट गया, अब ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ I1, और यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ I2, यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ I3। बिकॉज यहाँ पे तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे करंट सेम था, लेकिन डिफरेंट पोटेंशियल्स आ रहे थे, डिफरेंट वोल्टेजेस आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सेम रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगा इस बार, सेम क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी इस बार, यानी वोल्टेज सेम बट डिफरेंट करंट, करंट यहाँ पे डिफरेंट आएंगे। ओके, अब यहाँ पे करंट डिफरेंट है, अगर ये सारे करंट अगर मैं ऐड कर दूं, इस टोटल करंट के इक्वल आ जाएगा, विच इज I इंटू RP, मतलब I इंटू P। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी IP की इक्वल मतलब टोटल करंट किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ओम्स लॉ का, विच इज V इज इक्वल्स टू IR। अब मैं I की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाय R, यानी हर जगह मैं किसको लिखूंगा, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा I की वैल्यू, विच इज V बाय R P, यहाँ पे हो जाएगा V बाय R1, ये हो जाएगा V बाय R2, ये हो जाएगा V बाय R3। मतलब जितने कॉम्बिनेशंस होंगे उसी हिसाब से, जितने रेजिस्टेंस होंगे उसी हिसाब से फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हमारे 3 रेजिस्टेंस है, इसलिए 3 रेजिस्टेंस के हिसाब से, और सेम सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे भी। यहाँ पे आप क्या ले लोगे, वोल्टेज को कॉमन ले लोगे, और आंसर क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस वोल्टेज से ये वोल्टेज कैंसिल, एंड आंसर आया पैरेलल का 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी रजिस्टर्स पैरेलल में ये फॉर्मूला आता है, रजिस्टर्स इन पैरेलल, विच इज 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया हमारा रजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस खत्म। यानी रजिस्टर्स का पूरा एक लेक्चर ये था, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट की वजह से क्या क्या एनर्जी क्रिएट होती है, और उसको स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।